नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे चल रही होगी। कोरोना की वजह से मानता हूं कि जो प्रिपरेशन होती है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रिपरेशन हमारी थोड़ी बहुत कमज़ोर हो जाती है या फिर कह सकते हैं कि रुक जाती है। लेकिन आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिएगा, एग्ज़ाम की कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा एग्ज़ाम की। डेफिनेटली एग्ज़ाम भी होगा इसी साल और इसी साल आपको सफलता भी मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने JVNL जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 21 मॉक टेस्ट का एक कोर्स निकाला था, जिसका पहला जो मॉक टेस्ट था वो आप सभी के लिए अवेलेबल करवा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आप हमारी जो ऐप है कॉमर्स मेरी जान, उसके ऊपर जाकर आप उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो अपने लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर। उसका जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। तो उसी सीरीज़ के अंदर ये जो मॉक टेस्ट नंबर 6 था, उसके हम 1 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है या फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो बाकी वाली जो टेस्ट सीरीज है उनसे कितनी अलग है। यहाँ पर हम आपके सभी कंसेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। देखिएगा, जब कभी भी शेयर फॉरफिट हो जाते हैं, या फिर जब कभी भी अंशों का हरण हो जाता है, अंश जब्त कर लिए जाते हैं, तो उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं लायबिलिटी साइड के अंदर। लेकिन अब पूछा है कि लायबिलिटी साइड में कहाँ पर आप दिखाते हो? तो जब लायबिलिटी साइड के अंदर आप नोट 1 बनाते हो शेयर कैपिटल का, तो उसके अंदर आप जो भी पेडअप कैपिटल होती है उसके अंदर ऐड करते हो जो भी अमाउंट आपकी शेयर फॉरफिटेड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो? बैलेंस शीट के अंदर आप क्या करते हो? एडिशन करते हो। क्या करते हो आप? एडिशन करते हो। किसके अंदर एडिशन करते हो आप? पेडअप शेयर कैपिटल के अंदर। किसके अंदर एडिशन करते हो? पेडअप शेयर कैपिटल के अंदर। और यह एडिशन तब तक रहता है जब तक कि आपके वो जो संबंधित शेयर हैं जो कि जिनको फॉरफिट किया गया था और जिनके लिए हमने ये एडिशन किया था वो वापस क्या नहीं हो जाए? री इशू नहीं हो जाए। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए था? इसका आंसर रहना चाहिए था हम एडिशन करते हैं पेडअप शेयर कैपिटल के अंदर, और तब तक यह पेडअप शेयर कैपिटल के अंदर तब तक ये एडिशन रहता है जब तक कि शेयर वापस री इशू नहीं हो जाए। तो देखिएगा, प्रोसीजर्स ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, शेयर की जब्ती की प्रक्रिया क्या रहती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी प्रोवाइड अथॉरिटी टू फॉरफिट। सबसे पहले तो कंपनी के पास ये पावर कहाँ से आती है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो अगर किसी भी शेयर्स के ऊपर पेमेंट नहीं करता है तो उसको फॉरफिट कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ टू गिव एटलीस्ट 14 days नोटिस टू द डिफॉल्टिंग मेंबर्स कॉलिंग अपॉन देम टू पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट। हमको उनको एक नोटिस देना पड़ेगा और उस नोटिस के ऊपर अमल करने के लिए, एक्शन लेने के लिए 14 डेज का हमको उनको टाइम पीरियड देना होगा कि हमको उसके अंदर ये लिखना पड़ेगा कि हे मेरे शेयर होल्डर, हे मेरे डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, तुमने हमसे शेयर खरीदे हैं, रुपए नहीं दे रखे हैं, किस चीज़ से आप हमसे नाराज़ हो, किस चीज़ से आप उदास हो, 14 दिनों के अंदर पेमेंट कर दो, अदरवाइज हम उदासी और बढ़ा देंगे, नाराज़गी और बढ़ा देंगे। शेयर्स जितने भी आपके पास है वो हम आपसे ले लेंगे और जितना भी पेमेंट किया है वो भी फॉरफिट कर लेंगे। आई बात समझ में? द नोटिस मस्ट आल्सो स्टेट द शेयर होल्डर। अगर इसमें यह भी लिखना चाहिए कि अगर आप यह अमाउंट देने में फेल हुए हैं इस टाइम पीरियड के अंदर तो आपके शेयर क्या कर लिए जाएंगे? फॉरफिट कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। अगर वो उस टाइम पीरियड के अंदर आपको रुपया नहीं देते हैं, आपको और नाराज कर देते हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है? रिजोल्यूशन पास करके उन शेयर का फॉरफिचर कर सकती है। The decision regarding the forfeiture of shares should be communicated to the concerned LOTs। और सामने वाली जो LOTs होते हैं जिसके शेयर को हमने फॉरफिट किया था उसको कह देना कि भाई साहब हमने आपके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, नोटिस भी दिया था, प्यार से भी समझाया था, फिर भी पेमेंट नहीं किया है, तो शेयर आपके फॉरफिट कर लिए हैं, अब आप और हम हमेशा के लिए इकट्ठा। डिस्क्लोजर कहाँ पर? अब ये जो लाइन है
इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनता है फॉरफीचर शेयर अकाउंट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिखाई जाते हैं बाय वे ऑफ एडिशन। कहाँ पर एडिशन करके? पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर, लायबिलिटी साइड के अंदर, जब तक कि वो शेयर इशू नहीं हो जाते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि देखिएगा, हम नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का बनाते हैं। यहाँ पर ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल आ जाती है, ये इशूड कैपिटल आ जाती है, सब्सक्राइब कैपिटल आ जाती है। सब्सक्राइब्ड के अंदर कितनी पेड की है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितनी की है? 29220 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से इतना रुपया उन्होंने पेड कर दिया। इसमें ऐड करते हैं हम क्या? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इतने शेयर को हमने फॉरफीचर किया, उसकी वजह से इतने रुपए हमारे आए हैं, उतने रुपए हमारे आए हैं। ठीक है क्या जी? बिल्कुल। अब देखो, इसका अगर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊँ ना, अगर मैं इसको देखो, वैसे तो मैंने यहाँ पर जो एग्जाम के अंदर पॉइंट आने वाला था वो आपको समझा दिया, लेकिन अगर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं तो इसका कंसेप्ट क्या हो सकता है कि ये ऐड क्यों करते हैं। सिंपल सी बात, देखो, जब भी हम शेयर कैपिटल अकाउंट फॉरफिट कर लेते हैं, शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, तो आपके लिए एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट को करने से आपकी कैपिटल की अमाउंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि यार मार्केट में आपकी कैपिटल क्या है? कम है, टू शेयर फॉरफीचर। लेकिन ये जो शेयर फॉरफीचर की अमाउंट जो हमारे पास पड़ी हुई है, उतनी तो कैपिटल हमारी कम नहीं हुई है, क्योंकि वो रुपया तो अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। वो रुपया तो जब शेयर इशू हुए थे ना, तो उनके ऊपर ये रुपया तो अभी भी हमारे पास आया हुआ है, हम इसको वापस थोड़ी ना करेंगे। इसलिए क्या किया जाता है, इसको जो पेड अप कैपिटल होती है उसके अंदर ऐड कर लिया जाता है, इसको ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पर भी अगेन वही जो ऊपर वाली बात बताई थी वो भी यहाँ पर उसको समझाया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब देखो, सिंपल सी बात है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनको क्वेश्चन आएगा नहीं वो कह देंगे कि नहीं इतने लेवल का तो क्वेश्चन आएगा नहीं। पहली बात तो कभी भी एग्जामिनर आपका लेवल देखकर पेपर का लेवल सेट नहीं करता है। इसका भी मैं आपको आगे जब और एक हार्ड क्वेश्चन आएगा तब मैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है कि बिल्कुल जी। मेसर्स हर्बल टी प्लांटेशन की जो रजिस्टर्ड पूंजी है वो कितने रुपए हैं? 1 करोड़ रुपए है। और कितने 100 रुपये के अंदर डिवाइड है वो। कंपनी ने ऑफर किए हैं 5000 शेयर्स एट ए प्रीमियम। कंपनी ने क्या ऑफर किए हैं? 5000 समतांश 20 रुपये प्रति शेयर प्रीमियम पर, यानी कि सिंपल सी बात है, 100 रुपये तो फेस वैल्यू है, प्लस 20 रुपये क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। अमाउंट ऑफ शेयर्स वॉज पेबल, इस तरह से आपको रुपए देने हैं 25 रुपये यहाँ पर, 30 प्लस 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, तो फेस वैल्यू तो होगी 100 प्लस 20 रुपये क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 75,000 की। ओहो, देखो सर जी, हम इशू करने वाले हैं 5000 शेयर्स, है ना, जबकि एप्लीकेशन रिसीव हुई है ये रुको एक बार, 50,000, ये 50,000 है, ठीक है ना। एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई है? 75,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो क्या आप सबसे पहले जब भी ये लाइन आती है, आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशियो बना लो। अगर कोई भी बंदा 50 शेयर के लिए, अगर कोई भी बंदा 75 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो उसको 50 शेयर मिलेंगे, और इसको काटते हैं तो क्या बन जाएगा? 2:3। अगर कोई बंदा 3 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो उसको 2 शेयर मिलेंगे। ये रेशियो आप पहले ऐसे क्वेश्चन आते ही बना लिया करो। शेयर वर एलोटेड टू द एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। कांति भाई was allotted 500 shares, did not pay the allotment money. He also failed to pay the फर्स्ट कॉल, ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। आपको बताना है कि इसके फॉरफीचर के ऊपर जनरल एंट्री क्या होगी। अब देखो, सिंपल सी बात है, कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कांता भाई जिनको 500 शेयर अलॉट किए गए थे, तो बताओ ये 500 शेयर अलॉट किए गए थे तो 500 के लिए अप्लाई किया, ज़्यादा के लिए अप्लाई किया? ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था, तो 500 अलॉट है। तो बताओ यहाँ पर अलॉट का रेशियो क्या है? आप कहोगे सर जी अलॉट का रेशियो तो 2 है, तो अलॉट का रेशियो जो है उसको नीचे लिखो, मल्टीप्लाई बाई अप्लाई का रेशियो क्या है? 3 है, यानी कि उसने 750 शेयर्स के लिए क्या किया होगा? अप्लाई किया होगा। और 750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन मनी भी कितने के लिए दी होगी? 750 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी दी होगी। बाद में जो रुपया बच गया,
बाद में जो एप्लीकेशन के ऊपर जो रुपया बच गया क्या वो उसको वापस लौटा देती है? नहीं जी, वो उसको वापस नहीं लौटाएगी। सिंपल सी बात यार, मेरे को पता है कि मैं आने वाले 1 महीने में आपसे और कुछ भी रुपया मांगने वाला हूँ, तो मैं आपको वापस रुपया थोड़ी ना दूंगा। आने वाले महीने में जो रुपया मांगने वाला हूँ उससे एडजस्ट कर लूँगा। तो कंपनी भी ऐसा ही करती है। कंपनी वापस जो एक्स्ट्रा रुपया होती है वो लौटाती नहीं है, वो क्या करती है, एडजस्ट कर लेती है। किसके ऊपर एडजस्ट कर लेती है? अलॉटमेंट के ऊपर। सर लेकिन अलॉटमेंट में तो 30 रुपये फेस वैल्यू है और 20 रुपये क्या है, प्रीमियम है। तो सबसे पहले फेस वैल्यू के ऊपर एडजस्ट करेगी या प्रीमियम पे? आंसर आता है क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हो, क्वेश्चन साइलेंट हो इसके बारे में, तो यह जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो फेस वैल्यू के ऊपर एडजस्ट होती है, 30 रुपये के ऊपर वो एडजस्ट होगी। आई बात समझ में? हाँ सर जी। लेकिन मॉक टेस्ट 1 के अंदर तो आपने पहले प्रीमियम के ऊपर एडजस्ट किया था, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड तरीके से लिख रखा था कि जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो प्रीमियम के ऊपर पहले एडजस्ट होगी, वहाँ पे लिख रखा था। इसलिए मैंने अभी आपको एक लाइन बोली है कि जब लिख नहीं रखा हो तब हम ऐसा करेंगे, है ना। क्या करेंगे, पहले फेस वैल्यू के ऊपर एडजस्ट करेंगे, और लिख रखा है तो वैसा जैसा लिख रखा है वैसा कर देंगे। हमको क्या दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन वालों ने कहा कि ऐसा करो तो हम वैसा कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया हो तो इसकी एंट्री क्या होगी। अब देखो, वैसे तो एंट्री बताना चाहूँ तो मैं बिल्कुल डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन यस पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो। शेयर अप्लाई करते हो 75,000 के लिए, तो शेयर अलॉट होते हैं 50,000। रेशियो क्या है, 3:2 का। कांता भाई के पास 500 शेयर है, तो इन्होंने 750 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। बिल्कुल सर सी बात है। जब इन्होंने 750 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो 750 शेयर के लिए के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन जो मनी है 25 रुपये वो दी होगी। तो इनसे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी, 750 मल्टीप्लाई बाई 25, 18,750 रुपये की इनसे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। लेकिन एप्लीकेशन मनी कितनी यूज हो सकती है, जितने शेयर अलॉट किए हैं, 500 शेयर अलॉट किए हैं, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 25, 500 मल्टीप्लाई बाई 25, यानी कि 12,500 रुपये ही एप्लीकेशन मनी यूज हो सकती है। एक्स्ट्रा कितना है, 6,250। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही किया, एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसे ही करने हैं। 250 शेयर जो कि एक्स्ट्रा उसने अप्लाई कर रखे थे लेकिन अलॉट नहीं हुए हैं, उसके ऊपर भी उसने 25 रुपये दिए होंगे, तो 6,250 रुपये, 6,250 रुपये इसके एक्स्ट्रा आ चुके हैं। शेयर अलॉटमेंट मनी कितनी देनी थी, शेयर अलॉटमेंट मनी देनी थी उसको 25,500 शेयर अलॉट हुए हैं, 50 रुपये आपके लिए क्या है, अलॉटमेंट मनी है। इसमें 30 + 20 है ना, 30 रुपये फेस वैल्यू, 20 रुपये प्रीमियम। अब क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अलॉटमेंट मनी, अब देखो अलॉटमेंट मनी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो मेरे भाइयों। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा प्रीमियम। शेयर कैपिटल के 500 मल्टीप्लाई बाई 30 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम के 500 मल्टीप्लाई बाई 20 रुपये। तो ये 500 मल्टीप्लाई बाई 20 10,000 होते हैं, और ये होते हैं 15,000। इस 15,000 की फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू में ही एडजस्ट होता है। कितना रुपया था, 6,250। तो 15,000 माइनस 6,250, ये बचेंगे 8,750। यानी उसने अलॉटमेंट के ऊपर 8,750 की तो फेस वैल्यू नहीं दी, और 10,000 का क्या नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया। रूल मैंने आपको पहले ही समझा रखा था कि अगर प्रीमियम की अमाउंट मांगी गई है और मिल जाती है तो ऐसा मानेंगे कि क्वेश्चन में प्रीमियम था ही नहीं, और उस ऑप्शन के तहत तो जहाँ पर भी प्रीमियम लिखा होते हैं उन ऑप्शन को काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम की राशि मांगी गई है अलॉटमेंट के ऊपर, लेकिन प्रीमियम की अमाउंट मिली नहीं हमको। प्रीमियम की अमाउंट मांगी गई है अलॉटमेंट पे, लेकिन प्रीमियम की अमाउंट मिली नहीं हमको। तो हम क्या करेंगे, इस प्रीमियम को भी वापस डेबिट कर देंगे, कितने हज़ार से, 10,000 से। तो अब देखो, पहले प्रीमियम अकाउंट डेबिट कहाँ पर हो रखा है, 10,000 से। आपको हो गए सर जी डी एंट्री के अंदर हो रखा है, और
यहाँ पर देखो 10,000 से नहीं हो रखा है ना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गलती कर दी स्टूडेंट ने, 10,000 में से जो प्रीमियम था ना उसमें से माना गया कि 6,750 रुपये हम एडजस्ट करेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसी गलती कर देगा तो इस ऑप्शन को चुन लेगा, और जिनको पता है कि यार प्रीमियम का अमाउंट तो मिला ही नहीं, तो प्रीमियम अकाउंट को वापस डेबिट करना है 10,000 से, तो इसी कंसेप्ट के साथ वो डी को आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम इसको पूरा करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के अंदर क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर फेस वैल्यू जो मांगी गई, चाहे मिली हो चाहे नहीं मिली हो, तो सर जी देखो आपने फेस वैल्यू अगर 25 रुपये, इसके ऊपर 25 रुपये थे आपके एप्लीकेशन पर, 30 रुपये थे उसके ऊपर अलॉटमेंट के ऊपर, और प्रीमियम के और फर्स्ट कॉल के ऊपर कितने थे आपके 20 रुपये थे आपके फर्स्ट कॉल के ऊपर, तो टोटल 75 रुपये आपने मांगे, टोटल 75 रुपीज़ आपने मांगे। कितने शेयर के ऊपर 75 रुपीज़ मांगे, 500 शेयर्स के ऊपर। तो ये 37,500 रुपये जो मांगी, चाहे मिली हो चाहे नहीं मिली हो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर जो मिल जाता है, शेयर फॉरफीचर के अंदर जो मिल जाता है, तो कितना मिल गया आपको, आप कहोगे सर जी मिल तो कितना गया, 25 रुपये के हिसाब से 750 शेयर के ऊपर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर उन कॉल्स के नाम के साथ जो हमने मांगी और नहीं मिली, तो अलॉटमेंट के ऊपर कितना नहीं मिला, 10,000 रुपये तो प्रीमियम के नहीं मिले, और 8,750 रुपये फेस वैल्यू के नहीं मिले, और फर्स्ट कॉल के ऊपर तो पूरे के पूरे 10,000 रुपये आपके फेस वैल्यू के नहीं मिले। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया ना 8,750 तो फेस वैल्यू के नहीं मिले, और अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले हैं, 10,000 नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर किया है। आई होप जब आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होंगे। देखिएगा, फॉरफिटेड शेयर में बी री इशूड, फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया जा सकता है प्रीमियम के ऊपर, पार के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। आपको पता है कि अभी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जो इक्विटी शेयर होता है उनको आप डिस्काउंट के ऊपर क्या नहीं कर सकते हो, इशू नहीं कर सकते हो। लेकिन शेयर्स का जो री इशू है, जो फॉरफिटेड जो शेयर होता है उनका री इशू होता है, वो डिस्काउंट के ऊपर हो सकता है, लेकिन हम उनको उतनी ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना कि हमको शेयर फॉरफिचर करने पर हमको रुपया मिला हुआ है, जितना हमको रुपया मिला हुआ है उतना ही हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। अब देखो इसका कंसेप्ट समझना, इसमें रूल्स टूट भी नहीं रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार 10 रुपये का शेयर था, ठीक है, 6 रुपये इसके ऊपर मिले हुए थे, तो शेयर फॉरफिटेड में कितने चले जाएंगे, 6 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको बाद में इशू करना चाहता हूँ, ठीक है क्या, इसको मैं बाद में इशू करना चाहता हूँ, और मैंने इस पर्सन को कह दिया कि ये 10 रुपये का शेयर ले ले 4 रुपये के अंदर। कितने रुपए के अंदर ले ले, 4 रुपये के अंदर ले ले, 10 रुपये का शेयर 4 रुपये में ले ले। तो इसको तो ये डिस्काउंट के ऊपर मिल गया, इसको तो यह डिस्काउंट के ऊपर इशू हुआ, लेकिन वास्तव में कंपनी ने इसको डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं किया है, क्योंकि कंपनी को 4 रुपये तो इस वाले पर्सन से मिल गए और 6 रुपये पहले वाले पर्सन से मिले हुए ही थे, तो कंपनी को पूरे के पूरे 10 रुपये ही मिले हैं। आई बात समझ में, कंपनी को पूरे के पूरे 10 रुपये ही मिले हैं। तो इस केस में कंपनी के लिए कोई नुकसान नहीं होता है, और वापस जब रीइश्यू करते समय हम इनको शेयर को डिस्काउंट के ऊपर इश्यू कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, जितना शेयर फॉरफिचर के ऊपर अमाउंट हमको मिली है। तो आंसर हो जाएगा 3, 1 2 3। अब देखो सिंपल सी बात है, अलग अलग जो सोर्सेज होते हैं वहाँ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो इसका आप प्रूफ कहाँ दे सकते हो। कोई भी ध्यान रखना, आपके जो सिलेबस के अंदर जो बीकॉम की किताबें हैं, है ना, उनके आधार पर, या किसी के नोट्स के आधार पर, या फिर मार्केट के अंदर जो बुक्स मिल रही है उनके आधार पर आप एग्ज़ाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन यस, एनसीईआरटी की बुक्स होती है, सीए की बुक्स होती है, सीएस की बुक्स होती है, सीएमए की बुक्स होती है, उनके आधार पर आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जब्त किए गए शेयर को हम पुनः इशू करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन सेल या री इशू द डिस्पोज ऑफ कर सकती है फॉरफिटेड शेयर को वापस
हावेवर जो अमाउंट रिसीव होती है री इश्यू ऑफ सच शेयर टुगेदर विद द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग मेंबर शेल नॉट इन केस बी लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फॉरफिटेड शेयर जो री इश्यू होते हैं वो प्रीमियम पे हो सकते हैं, पार पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे हो सकते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, अब एनसीईआरटी की बुक ने क्या लिखा हुआ है, यह देखो, फॉरफिटेड जो शेयर्स होते हैं मे बी इश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट पार प्रीमियम डिस्काउंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो होती है इन शेयर्स के ऊपर वो ज़्यादा नहीं हो सकती है जितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई है फॉरफीचर्स ऑफ शेयर करने की वजह से। आई बात समझ में? हाँ सर जी, बात समझ में आई है। द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द, सिंपल सी बात, ये वाली बात हमारे काम की थी। ऑथेंटिक प्रूफ कहाँ से है, ये ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मॉड्यूल से है। वो क्या कहते हैं, फॉरफिटेड से रीइश्यू कर जा सकते हैं डायरेक्टर्स फॉर एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट के ऊपर, बट इफ सच शेयर आर इश्यूड एट डिस्काउंट, लेकिन अगर वो शेयर डिस्काउंट के ऊपर इश्यू होते हैं तो उसकी जो अमाउंट होती है डिस्काउंट की वो ज़्यादा नहीं हो सकती है जितनी आपको फॉरफिचर शेयर के ऊपर अमाउंट रिसीव हुई है। द परचेजर ऑफ फॉरफिचर शेयर इज लायबल टू पेमेंट ऑल फ्यूचर कॉस्ट ड्यूली मेड बाई हिम। अब ये ICAI का जो मॉड्यूल है उसके आधार पे क्या कहा गया है, शेयर फॉरफिचर एट डिस्काउंट, क्या कहा गया है कि कंपनी एक्ट की जो धारा है वो कहती है कि आप कंपनीज जो होती है वो स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर बाकी वाले शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकती। अगर करती है तो वो वॉइड माना जाएगा। लेकिन री इशू जो होता है वो कंपनी क्या कर सकती है, ऑक्शन के थ्रू करती है। ये जो इशू होता है एट एनी प्राइस सो लॉन्ग एज द टोटल अमाउंट रिसीव, कि टोटल अमाउंट जो हमको रिसीव हुआ है शेयर को फॉरफिट करने पर, यानी कि ओरिजिनल एलओटी के द्वारा और सेकंड परचेजर के द्वारा, वो नहीं कम होना चाहिए उस शेयर की वैल्यू से। यानी कि जो 10 रुपये हमने कहा था कि वो 6 रुपये तो ओरिजिनल वाले से मिल गए और 4 रुपये जिसने फॉरफिट शेयर को खरीदा था उनको मिल गए। आई होप क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। 3-3, 4-4 आपको मैंने प्रूफ इसके लिए दे दिए हैं। अब कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आप क्या कहोगे कि जो री इशू हो सकता है वो किससे हो सकता है, डिस्काउंट के ऊपर हो सकता है। और डिस्काउंट कितना हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है उतना जितना कि आपको ओरिजिनल एलओटीज के द्वारा प्राप्त हुआ था शेयर को फॉरफिटेड करने पर। अब जो इंटरेस्ट पेबल होता है कॉल इन एडवांस का वो क्या है, जो आपको एडवांस में जो रुपए मिले हैं उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो क्या है, वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वो क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि इसको आप P&L के अंदर दिखाते हो। डिफरेंस क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में से? देखिएगा, जब भी आप नेट प्रॉफिट निकालते हो तो नेट प्रॉफिट में से जो भी खर्चे माइनस होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। आई बात समझ में? नेट प्रॉफिट निकालते समय, हाँ, नेट प्रॉफिट निकालते समय जितने भी खर्चे आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। ये वो खर्चे होते हैं जो चाहे कंपनी को फ़ायदा हो चाहे कंपनी को नुकसान हो, किसी भी हालत के अंदर कंपनी को यह पे करने ही पड़ते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट को बांटना, प्रॉफिट को तो यार हम तभी बांट सकते हैं ना, प्रॉफिट को तो हम तभी बांट सकते हैं जब प्रॉफिट को तो हम तभी बांट सकते हैं ना जब कंपनी को फ़ायदा हुआ हो। तो यानी कि कॉल इन एडवांस क्या होता है, आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे कंपनी को फ़ायदा हो चाहे कंपनी को नुकसान हो, कंपनी को कॉल इन एडवांस पे करना ही होता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताइएगा कॉल इन एडवांस की मिनिमम रेट क्या है और कॉल इन एडवांस की मैक्सिमम रेट क्या है। क्या पूछा है मैंने, मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट। इंटरेस्ट पेबल ऑन कॉल इन एडवांस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। कॉल इन एडवांस पर देय ब्याज कंपनी के मुनाफे के खिलाफ एक चार्ज जैसा है। जैसे कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं करने पर भी कॉल इन एडवांस पर तो ब्याज का भुगतान कंपनी को करना ही पड़ेगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को।
इफ आर्टिकल ऑफ ए कंपनी डिसाइड टू पे अंडरराइटिंग कमीशन इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स 10%। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने क्या कहा कि हम अपने अंडरराइटर्स को शेयर्स के अंडरराइटर्स को जिन्होंने शेयर का अंडर रिटर्न किया है, हम उनको शेयर की जो प्राइस होती है ना उसके ऊपर, जिसके ऊपर शेयर को इशू किए जाते हैं उसके ऊपर हम उनको क्या करेंगे 10% का, उसके ऊपर हम उनको क्या करेंगे 10% का कमीशन देंगे। अगर कंपनी के आर्टिकल शेयर के इशू के मामले में शेयर जारी किए जाने वाले मूल्य का 10% अंडरराइटिंग कमीशन का भुगतान करते हैं या करने की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? कंपनी वेपिल, क्या कंपनी 10% का दे देगी? नहीं सर जी, क्योंकि इसके लिए एक मैक्सिमम रेट है। कंपनी विल पे अंडरराइटिंग कमीशन एट द रेट 5% ऑफ द प्राइस एट विच द कंपनी शेयर्स आर इश्यूड। यानी कि सिंपल सी बात है, हम क्या कहते हैं कि इनकी कमीशन की रेट क्या होगी? द रेट ऑफ कमीशन paid or agreed to paid shall not be exceed in case of shares 5% of the price at which the shares are issued or at a rate authorized by आर्टिकल ने तो 10% कर दी और यहाँ पर क्या है 5% है, तो 5% और 10% का हम कंपैरिजन करेंगे और जो भी कम रहेगा उतना हम अंडरराइटिंग कमीशन देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए था? बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। जो नेट लायबिलिटी होती है फॉर एवरी इंडिविजुअल अंडरराइटर, हर एक इंडिविजुअल अंडरराइटर्स की नेट लायबिलिटी कैसे पता की जाती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक से ज़्यादा अंडरराइटर्स है, तो उस केस के अंदर दो तरह की एप्लीकेशंस होती है। एक होती है मार्क्ड एप्लीकेशन और एक होती है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन वो होती है जिसके ऊपर अंडरराइटर्स के मुहर होती है, जैसे कि ए लिख देगा, बी लिख देगा और सी लिख देगा। तो इस फॉर्म के ऊपर ए लिखा रहेगा, इस फॉर्म के ऊपर बी, इस फॉर्म जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम पहले क्या करते हैं उनकी ग्रॉस लायबिलिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि आपके इतने शेयर्स आप सभी को लेने हैं, ग्रॉस लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशियो, ठीक है। उसमें से हम लेस करते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इसको 1000 शेयर लेने हैं, 1000 में से मार्क्ड एप्लीकेशन इसकी आ गई 600, ठीक है। बैलेंस कितना बचा? 400। फिर हम क्या करते हैं जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन थी उनको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन थी उसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल 200 आए, तो अब नेट लायबिलिटी इनकी कितनी बच गई है? 200। यानी कि अभी भी इनको 200 शेयर्स बेचने हैं, या तो ये बेच दे या फिर खुद खरीद ले, लेकिन अभी भी कंपनी के अगेंस्ट में इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि कंपनी के 200 शेयर बिकवाएंगे। आई होप क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। बोनस शेयर्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब बताओ। एक कंपनी में इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर। एक कंपनी अपने सदस्यों को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दे सकती है फ्री रिजर्व से, यस फ्री रिजर्व से दे सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी दे सकती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से भी दे सकती है, लेकिन डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट से नहीं दे सकती है। रेवोल्यूशन अकाउंट अगर यहाँ पर आता तो उससे भी नहीं दे सकती है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा लास्ट पॉइंट की वजह से। बोनस शेयर कैन बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, नहीं सर जी, बोनस शेयर डिविडेंड की तरह इशू नहीं किए जा सकते हैं। बोनस शेयर इशू अगेंस्ट फुल्ली पेड अप शेयर्स ओनली, यस। बोनस शेयर तभी इशू किए जाते हैं जब आपके शेयर्स क्या होते हैं? फुल्ली पेड अप होते हैं। अगर वो पार्टली पेड अप है आपके शेयर्स जिनके ऊपर बोनस शेयर देना है, तो पहले उनको फुल्ली पेड अप बनाया जाएगा और उसके बाद ही उनके ऊपर बोनस शेयर जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ओनली थर्ड।
अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी है, यानी कि अलग अलग जब आप बुक्स के अंदर देखते हो तो इसका काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी होता है। और यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन ये कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन क्या रहेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज होंगे ए और बी में, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज होंगे इसके सी और डी ऑप्शन के अंदर, है ना। तो अगर आप ए और बी के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो या फिर ए और बी में चूज़ किया है तो आप राजी हो जाना, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। अगर आपने सी और डी के अंदर चूज़ किया है तो आपके जो बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक जो कंसेप्ट है वो भी आपके क्लियर नहीं है, यू नीड टू बी डू मोर हार्ड वर्क, है ना। क्वेश्चन की लाइन पढ़ना, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, जब प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए शेयर इशू किए जाते हैं तब अकाउंट्स डेट विल बी डेबिटेड, तो कितनी अकाउंट्स जो अकाउंट जो कि डेबिट होना चाहिए था। अब देखो मैं आपको पहले है ना इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। इसकी जो एंट्री होती है वो होती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी डेबिट, गुडविल भी डेबिट, इसका क्या रीज़न है? सुनना अच्छे से मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रमोटर हूँ, मैं कंपनी का प्रमोटर हूँ, मैंने कंपनी का बनाने के लिए काफ़ी सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन के पहले के जो खर्चे होते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो मैं कंपनी को बनाने के लिए काफ़ी सारे मैंने क्या किए हैं, खर्चे किए हैं। कितने रुपए के खर्चे किए? 50,000 शेयर के लिए खर्चे किए हैं। और ये 50,000 शेयर के जो खर्चे किए ना, ये 50,000 ही नहीं रहने वाले हैं, ये आने वाले सालों में 5 लाख बनेंगे, 5 करोड़ बनेंगे, 500 करोड़ बनेंगे, 5 लाख करोड़ बनेंगे, है ना। बहुत करोड़ों बनने वाले हैं। और कंपनी मेरे को कहती है अच्छा 50,000 शेयर खर्च किए ना, ये ले 50,000 रुपये के शेयर्स। तो क्या कंपनी ने मेरे ऊपर कोई एहसान किया क्या कंपनी ने मेरे ऊपर कोई एहसान किया क्या? 50,000 मैंने रुपए खर्च किए हैं, 50,000 रुपये मेरे को ही दे दिए। मैंने तो उस टाइम में खर्च किए हैं जब कंपनी का इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं था। हे कंपनी, तेरे को इस दुनिया में लाने के लिए जब तेरे को कोई जानता तक नहीं था तब मैंने तेरे ऊपर 50,000 रुपये खर्चे हैं, और तू तो मेरे को घेरों की तरह 50,000 रुपये के शेयर दे रही है। गलत बात कंपनी, गलत बात। तो कंपनी कहती है यार ठीक है नाराज मत हो, ये ले 60,000 के शेयर ले खुश। मैंने कहा कि हाँ खुश। तो शेयर कैपिटल कितने की इशू हुई है? 60,000 की। अब बताओ इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने थे, प्रारंभिक खर्चे कितने थे? आप कहोगे सर जी इसमें से प्रारंभिक खर्चे तो 50,000 ही थे। जो 10,000 दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं? 50,000 तो इसके खर्चे के लिए दिए हैं, और 10,000 हमने दिए हैं इसकी सर्विसेज के लिए, जो इसने कंपनी को सर्विस दी थी, है ना। यानी कि जब कोई नहीं जानता था तब जाकर इसने कंपनी को बनाया है। अपने सिर्फ रुपए पैसे से तो काम नहीं हुआ होगा, दर की ऑफिस से भी गया होगा, दर की कहते हैं दर भटका भी होगा ये। तो उस वजह से हमने उसको 10,000 रुपये सर्विसेज के दिए हैं, तो उसके लिए हम गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं। और क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बीइंग फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू टू द प्रमोटर्स फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज इंकर्ड। कितने की इंकर्ड किए थे? 50,000। सर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को डेबिट क्यों किया गया था? सिंपल सी बात, ये फिक्टिशियस एसेट्स है और हम ये मानते हैं कि इसका जो बेनिफिट मिलेगा हमको आने वाले बहुत सालों तक मिलेगा, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। वो हर साल इसको राइट ऑफ करते रहेंगे। और सर्विस रेंडर्ड बाय देम, हर ऑफिस के दर के ऊपर ये गया है, हर ऑफिस के अंदर इसने चक्कर लगाए हैं, सर्विसेज दिए, इसके लिए हमने इसको 10,000 दिए हैं, 10,000 के शेयर्स दिए हैं, तो इसके लिए गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिए जाएंगे। देखिएगा ये जो कंसेप्ट बताया है ये मैंने फुल्ली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है ना। जब क्वेश्चन के अंदर लिखा रहे प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, तो गुडविल अकाउंट डेबिट करना है। फॉर देयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रारंभिक खर्चे, तो क्या करना है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को डेबिट करना है। कंफ्यूजन आई होप आपका इस पॉइंट से दूर हुआ होगा। इस पॉइंट से आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। देखो तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, सर्विसेज के लिए इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन कॉस्ट। देखो ये आप लिख दिया गया, और ये क्वेश्चन जो पूछा है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, है ना। एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। आप अगर इसके एवज में इसको लगाते हो तो ऑथेंटिक प्रूफ नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा वो चैलेंज, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन ICMI का जो मॉड्यूल है उसके अंदर देखो क्या कर रहा है, प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए
सर्विसेज के लिए दिए गए हैं। तो देखो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये उसने एंट्री की है ICMI के मॉड्यूल ने। तो यानी कि हम यहाँ से इसको हम प्रूफ के रूप में लगा सकते हैं। आई बात समझ में? अगर वो सर्विसेज के लिए भी दोनों ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन में और वो सर्विसेज के लिए भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट कर देता है तो हम इसके अगेंस्ट में क्या लगा सकते हैं? चैलेंज लगा सकते हैं। आई होप देखो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। अब सपोज करो ऊपर सर्विसेज लिख दिया गया और यहाँ पे गुडविल ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, तो फिर क्या छोड़ के आ जाएंगे क्या? नहीं, फिर हम ये जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, उसको हम क्या कर लेंगे? ऑप्शन के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। सर ऐसे कैसे कर लोगे? सिंपल सी बात है, जब भी आप MCQ के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपका जो दायरा रहता है सही या गलत का, वो केवल और केवल ये जो 4 ऑप्शन गिवन होते हैं ना ABCD, वहीं पर गिवन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो 4 बंदे हैं, यहाँ पर ये 4 बंदे हैं। देखो बिल्कुल समझने की कोशिश करना कि आप कैसे लिमिट में रहोगे ना इन 4 ऑप्शन की। सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है आपको। ये जो है यह दान देता है, भगवान की पूजा करता है और ये तीनों मर्डर करते हैं। तीनों ने मर्डर किया हुआ है। इसने एक बच्चे का मर्डर किया हुआ है, इसने एक जवान का मर्डर किया हुआ है और इसने एक जवान आदमी का मर्डर किया है और इसने एक औरत का मर्डर किया है। अब मैं कहता हूँ कि चारों में से अच्छा आदमी कौन है? साफ से दिख रही बात है, आप इस ऑप्शन को चुन लोगे। लेकिन देखना, अब यहाँ पर दे दिया जाता है, यहाँ पर A यहाँ पर आ जाता है। अब चार ऑप्शन कैसे आ जाते हैं? इसने बूढ़े दंपत्ति का मर्डर किया है, इसने बच्चे का मर्डर किया है, इसने जवान आदमी का मर्डर किया, इसने औरत का मर्डर किया। अब पूछता है चारों में से अच्छा कौन है? चारों ही अच्छे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ लिया? चारों में से अच्छा कौन है? तो हमको इन 4 में से ही, चारों बुरे हैं लेकिन 4 में से ही सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा कि चारों में से अच्छा कौन है। यार देखो यार, बूढ़े आदमी को मारा, औरत को मारा, बच्चे को मारा, गलत बात है। इन चारों में से है सब बुरे, लेकिन फिर भी अच्छा ये कह सकते हैं। क्या समझाया मैंने आपको? जब भी आप आंसर देते हो यू हैव टू बी लिमिटेड इन दैट 4 ऑप्शन। जो 4 ऑप्शन आपको गिवन है ना, उन्हीं में आपको लिमिटेड होकर आंसर देना होगा। इनमें से कॉल इन एरियर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कॉल इन एरियर्स जो होते हैं वो कॉल्ड अप कैपिटल का हिस्सा रहते हैं, बिल्कुल कॉल्ड अप कैपिटल का ही हिस्सा रहते हैं जब तक कि वो अनपेड होते हैं। इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाया नहीं जाता है, बिल्कुल दिखाया जाता है। ऐसे कैसे नहीं दिखाया जाता? 5% की रेट है क्या? नहीं सर जी, 10% की रेट है। चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट नीड टू बी परमिटेड। नहीं सर जी, आर्टिकल के अकॉर्डिंग परमिशन जरूरी है। ये ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कैपिटल क्लोज दैट मेंशन इन द कैपिटल दैट मेंशन इन कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज या पूंजी वाक्यांश के अंदर जो पूंजी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑथराइज कह दो, रजिस्टर्ड कह दो, नॉमिनल कह दो। यह कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है जो कि कंपनी इशू कर सकती है, जो कि कंपनी क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। एक कॉस्ट में इन्वॉल्व एनी केस आउटफ्लो इज कॉल्ड। एक कॉस्ट जिसके अंदर किसी तरह का आउटफ्लो नहीं होता है उसको इम्प्यूटेड कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। संक कॉस्ट तो वो होती है जो कि पुराने खर्चे हो चुके हैं हमारे, लेकिन यार अब वो कुछ काम के नहीं है। जैसे कि मैंने घर के अंदर ब्लैक एंड वाइट टीवी के अंदर खर्चा कर दिया था, क्या आज के टाइम के अंदर वो किसी काम का है? नहीं, अप्रचलित हो चुकी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकम से रिलेटेड होती है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसके अंदर रुपया जाता है वो होती है। कॉस्टिंग मेथड इन विच फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, देखिएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है ना, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये जो डिफरेंस है ना, इससे एग्जाम के अंदर कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एब्जॉर्प्शन जो कॉस्टिंग होती है ना वो इन्वेंट्री की या प्रोडक्ट की कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट को भी जोड़ती है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग केवल और केवल प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ती है और फिक्स्ड कॉस्ट को पूरी लागत में से माइनस कर देती है। तो ये पूछा जाए ना, फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड खर्चों को इन्वेंट्री या प्रोडक्ट में जोड़ा जाता है, वो कौन सी कॉस्टिंग होती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है। याद कर लेना, लिख लेना,
कहते हैं ना अपने मारवाड़ी के अंदर, खा लेना, निगल लेना, ठूस लेना, गिट लेना, कैसे भी कर लेना, इसको कैसे भी करके याद कर लेना, एग्ज़ाम के अंदर आता है ये पॉइंट। ठीक है क्या जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब देखो 13 क्वेश्चन क्या कहता है, एक फैक्ट्री है 1500 यूनिट्स ऑफ आइटम पर मंथ की उसको आवश्यकता पड़ती है, 1500 इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक इकाई की लागत जो है 27 रुपये है। प्रति आदेश की जो लागत है वो 150 रुपये है। एक ऑर्डर देते हो 150 रुपया लगता है। सामग्री को रखने की औसत सामग्री की लागत जो है वो औसत सामग्री का 20% होती है। कभी भी ये पॉइंट परसेंटेज गिवन हो क्वेश्चन में तो आपको कैरिंग कॉस्ट निकालनी होती है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसका तरीका मैंने आपको बताया है कि जो भी आपकी प्राइस रहती है, कॉस्ट रहती है, उस कॉस्ट से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तब आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ जाती है। नीचे जो बट्टा में अमाउंट लिखी जाती है वो। आर्थिक आदेश मात्रा की गणना कीजिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की आपको गणना करनी है और साथ में ये भी बताना है कि अगर हम एक साथ 1200 इकाइयों का आदेश दें जिस पे 2% की दर से क्या मिलता है, बट्टा मिलता है, तो क्या हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि EOQ कितनी है। 2A B C घर। 2 अभिषेक ओझा पढ़ाता है कोस्टिंग घर मेरे के। ए बोले तो एनुअल डिमांड, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल डिमांड कितनी होगी 18,000। बी बोले तो जो आपके लिए बाइंग कॉस्ट मतलब कि सॉरी आप ऑर्डर कॉस्ट है ना, ए बी नहीं ए ओ है ना, ओ बोले तो ऑर्डर कॉस्ट 150। और यहाँ पर मैंने नीचे बताया था कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। जो भी आपकी प्राइस रहती है उसको जो परसेंटेज गिवन होता है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपकी कितनी आएगी यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। यानी कि आपकी EOQ कितनी है, इसको ऐसा करने पर 10 लाख आएगा, 10 लाख अंडर क्यूब लेंगे तो 1000 यूनिट्स आ जाएगी। तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर कितने करने पड़ेंगे, पूरे साल भर में 18,000 चाहिए, पूरे साल भर में 18,000 चाहिए। और अगर मैं 1000 का ऑर्डर देता हूँ एक साथ, एक बार में 1000 का ऑर्डर देता हूँ तो मेरे को 18 ऑर्डर चाहिए होंगे। प्राइस जो होती है उसका इफेक्ट 2 जगह पर पड़ेगा। पहला इफेक्ट पड़ेगा परचेज प्राइस के ऊपर और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आप इस परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई करते हो, प्राइस से। पहले प्राइस थी 27 रुपये, अब 20% का 2% का डिस्काउंट आने की वजह से अब प्राइस हो गई है 26.46। तो अब आप 26.46 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालने के लिए। अब देखो जब 2% डिस्काउंट अवेलेबल होता है तो हम क्या करते हैं, पहले जब डिस्काउंट नहीं होता है तो ठीक है कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, हमने ऊपर ही निकाल लिए थे, 15 ऑर्डर देने पड़ेंगे। एक ऑर्डर की कॉस्ट होती है, सॉरी कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, हमने ऊपर ही निकाल लिए थे, 18 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 18,000 साल भर में चाहिए, 1000 आप देते हो बिना डिस्काउंट के तो आपको 18 ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो 18 ऑर्डर देने पड़ेंगे, एक ऑर्डर के लिए 150 रुपये लगते हैं। तो इसको सोल्व करोगे आप तो ये आपके लिए क्या आ चुकी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ चुकी है। क्या समझ में आया क्या? हाँ सर जी बिल्कुल समझ में आया। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए EOQ जो होता है उसका 1/2 लेते हैं। देखो जितने भी अगर मॉक टेस्ट अगर आप हमारे कंटिन्यू कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट ही पता चल रही होगी, है ना। हम क्या करते हैं, कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए जो हमारी EOQ होती है उसको आधा करते हैं। तो EOQ 1000 थी, इसका आधा किया, कितना है 500, उसको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितनी थी 5.24। इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 रुपया। और ये है EOQ के ऊपर आपको ध्यान रखना होता है कि जो ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, सेम रहती है। यह फटाफट कैलकुलेशन का भी तरीका हो सकता है। परचेज प्राइस कितनी होगी, 18,000 यूनिट खरीद रहे हो 27 रुपये के हिसाब से, तो ये आ जाएगी। अब अगर 2% डिस्काउंट होता है तो 15 ऑर्डर ही देने पड़ेंगे। ऑर्डर की कॉस्ट है, एक ऑर्डर की कॉस्ट 150, तो टोटल कितनी पड़ेगी 2250। यहाँ पर आप ऑर्डर कर रहे हो 1200 को आप आधा करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट के बाद की जो प्राइस थी उसको 20 से मल्टीप्लाई करने पे परचेजिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी, आप 18,000 यूनिट्स खरीद रहे हो, एक यूनिट की कॉस्ट है 26 रुपये 46 पैसे। तो तीनों को जोड़ करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 481,705। तो वैसे कॉस्ट आ रही है 491, 2% डिस्काउंट के ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 481,705। क्या हमको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? आंसर शुड बी यस सर, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। द प्रपोजल में बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिन कार्ड। अब देखो ये कोस्टिंग के वीडियोस के अंदर करवा रखा है मैंने अच्छे से, है ना। बिन कार्ड और स्टोर लेजर के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है, कौन सा पॉइंट बिन कार्ड और स्टोर लेजर के बारे में सही नहीं है। बिन कार्ड जो होता है उसमें क्वांटिटी रिकॉर्ड की जाती है, मात्रा रिकॉर्ड की जाती है, जबकि स्टोर लेजर में मात्रा और मूल्य दोनों के दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। बिल्कुल सही लाइन है यह। बिन कार्ड जो होता है वो स्टोर के अंदर रखा जाता है, जबकि जो स्टोर लेजर जो होते हैं वो स्टोर के बाहर रखा जाता है, ये भी सही है। बिन कार्ड जो होता है वो अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं, वो स्टोर कीपर जो रहता है उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात, स्टोर कीपर को प्राइस से तो कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटी से लेना देना होता है। जबकि स्टोर लेजर जो होता है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसलिए पॉइंट गलत हो जाता है। इसमें अलग दे दिया, बिन कार्ड्स को अकाउंट्स डिपार्टमेंट दे दिया और स्टोर लेजर को स्टोर कीपर दे दिया, जबकि बिन कार्ड है स्टोर कीपर और स्टोर लेजर है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। बिन कार्ड के अंदर जो पोस्टिंग होती है वो ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने से पहले होती है, बिल्कुल, जबकि स्टोर के अंदर पोस्टिंग जो होती है वो ट्रांजेक्शन प्लेस ले लेता है उसके बाद में होती है। बिन कार्ड के अंदर हर एक ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, जबकि स्टोर लेजर के अंदर जो ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं वो पीरियडिकली हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा सही नहीं है, बाकी सब सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा सही है। बिन कार्ड को स्टोर कीपर के द्वारा और स्टोर लेजर को अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। यह आपके लिए सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। कंटिन्यूस स्टॉक टॉकिंग, कंटिन्यूस स्टॉक टॉकिंग के अंदर क्या होता है, सॉरी टेकिंग, यानी कि हम इसके अंदर कंटिन्यू यानी कि निरंतर रूप से, असहमित रूप से, लगातार हम स्टॉक की मात्रा को चेक करते हैं। तो यह किसका पार्ट होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री का यह पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री का। तो परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर आप क्या करते हो, परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर लिखा हुआ भी है, जहाँ पर आप क्या करते हो, जो कंटिन्यूसली स्टॉक टेकिंग करते हो, यानी कि फिजिकल चेकिंग करते रहते हो एक्चुअल स्टॉक्स की, रिकॉर्ड्स की। नेक्स्ट आता है रॉयल्टी जो पेबल होता है ना, पेटेंट, कॉपीराइट, किसी के ऊपर भी, वो किसका एग्जाम्पल होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वो एग्जाम्पल हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने और जेपी सर ने 20 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट बना दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश के अंदर बना दिए हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसकी एक बुक निकाल देंगे, है ना, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो जब हम इसकी बुक निकालेंगे तो इस बुक के ऊपर हमको रॉयल्टी मिलेगी 50 रुपये एक बुक को बेचने पर। तो जितनी ज़्यादा बुक प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा हमको क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी। डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होती है वो एक्सपेंसिव है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से, बिल्कुल, ये तो बात है ही है। प्रोसेसिंग यूनिट ऑन मशीन्स इस यूनिट लेवल एक्टिविटी। देखिएगा, एक्टिविटी जो होती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर 4 तरह की एक्टिविटीज़ होती है। यूनिट लेवल कॉस्टिंग का मतलब होता है जो कि हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पर लगेगी। बेस लेवल कॉस्टिंग क्या होता है, जो कि एक पूरे बेच के ऊपर लगेगी। जैसे कि सेटिंग अप, अगर सिंपल सी बात है, आप 1 यूनिट बनाना चाहते हो या 1000 यूनिट बनाना चाहते हो, 1 यूनिट बनाना चाहते हो या फिर 1000 यूनिट बनाना चाहते हो, आपको मशीन को तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो वो बेच लेवल एक्टिविटीज़ है, मशीन को सेटअप तो करना ही पड़ेगा, मटेरियल को तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। चाहे आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हो, चाहे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हो, है ना, मतलब पूरे बेच के लिए वो एक्टिविटी होती है। एक बार ऑर्डर कर दिया 1000 यूनिट्स का बेच बन जाएगा, एक बार मशीन चालू कर दी 1000 यूनिट्स का बेच बन जाएगा। प्रोडक्ट लेवल क्या होता है, जो कि प्रोडक्ट के क्रिएशन के समय होते हैं, यानी कि जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तब उसके ऊपर वो खर्चा किया जाता है, लेकिन बाद में वो कभी भी खर्चा नहीं होता, सदियों साल चलता ही रहता है। जैसे कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन को बनाने के अंदर खर्चा एक बार खर्चा होगा, बाद में वो क्या रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करते हैं, जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को जो फैसिलिटी देते हैं उसकी वजह से जो एक्टिविटीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, प्लांट सिक्योरिटी है, ठीक है। हाँ जी सर जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, प्रोसेसिंग जो यूनिट्स होती है
ऑन मशीन इज, सिंपल सी बात है, मशीन के ऊपर तो एक एक यूनिट क्या होगी, प्रोसेस होगी, तो यह यूनिट लेवल एक्टिविटी होती है। एबीसी कोस्ट कंट्रोल ओवर द ओवरहेड कोस्ट, सिंपल सी बात है, एबीसी के अंदर जो कोस्ट के आधार पर ही क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ये भी सही है। सेटिंग अप करना, एक बेस लेवल है, एक बार सेट कर दिया पूरे बेच के लिए वो सेट हो जाएगी, पूरी 1000 यूनिट्स आपकी सेट हो जाएगी अगर एक बार मशीन सेटअप कर दी तो। एबीसी के अंदर कोस्ट के आधार पर पुल बनाए जाते हैं, बिल्कुल सर जी, जो महंगा वो ए, जो सस्ता वो बी, उससे भी सस्ता सी, तो यहाँ पर पांचों के पांचों सही हो जाएंगे। अब देखिएगा ये बॉयलर हाउस होता है। अब ये बॉयलर हाउस पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये होता क्या है। बॉयलर हाउस होता है भाप बनाने का यंत्र है ना। अब ये जो भाप बनती है, जैसे कि पानी से जो भाप बनती है, ये जो भाप बनती है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है ना। तो टेक्निकल लैंग्वेज है लेकिन फिर भी हम इसको कॉमर्स की लैंग्वेज के अंदर एक इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अंदर हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है बॉयलर हाउस का, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रिसिटी सर्विस सेक्टर से है तो ये बॉयलर हाउस भी सर्विस सेक्टर के तहत आ जाएगा। बॉयलर जो हाउसेज होते हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। किसको प्रोवाइड करवाते हैं, हो सकता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को प्रोवाइड करवा देंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनी को किस तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिनको कि गर्म माहौल में रखना होता है, तो बॉयलर हाउस उनको वो गर्मी प्रोवाइड करवाते हैं। तो यानी कि बॉयलर हाउस क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ को। तो यह एक सर्विस प्रोवाइडर है। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए कौन सा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है, सॉरी कौन सा कॉस्टिंग मेथड होता है, सर्विस के लिए सर्विस कॉस्टिंग मेथड यूज़ लगता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ना होकर ऑप्शन क्या जाएगा, बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बॉयलर हाउस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यहाँ पर अप्लाइड होती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के दो या फिर सर्विस कॉस्टिंग के दो एक ही बात होती है। दोज अंडरटेकिंग इंगेज इन द स्टीम प्रोडक्शन, भाप को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ किया जाता है, कैंटीन के अंदर, परिवहन के अंदर। पहले रेल चलती थी, जब वो भाप बनती थी छुक 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 चलती थी, है ना। बॉयलर हाउस इन आदि के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। ये सर्विस कॉस्ट डिपार्टमेंट है, इसलिए यहाँ पर सर्विस कॉस्टिंग यूज़ होगी, ध्यान रख लीजिएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर केवल और केवल वेरिएबल ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट भी डायरेक्ट ही, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यानी ये भी वेरिएबल ही होते हैं, तो उन्हीं से जुड़ी हुई रहती है। उन्हीं की कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम वेरिएबल कॉस्टिंग भी होता है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कब बढ़ेंगे, जब प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तब जाके फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, पहले 1000 यूनिट बनती थी, फिक्स्ड कॉस्ट थी 10,000, तो कितना हो जाएगा 10 रुपया। अब 10,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है लेकिन 500 यूनिट ही बन रही है, तो कितना हो जाएगा 20 रुपया। तो जब प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, इजी से क्वेश्चन है ये तो, है ना। कॉस्ट मेथड इन विच फैक्ट्री ओवरहेड, देखो अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है व्हेन द सेल्स इंक्रीज बाई 40,000 टू 60,000 एंड प्रॉफिट इंक्रीज बाई 50,000, तो चेंज इन प्रॉफिट है 5,000, चेंज इन सेल है 20,000, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 25%। क्वेश्चन आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4 लाख, प्रॉफिट गिवन है 80,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रेक इवन सेल्स पूछे, तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए मैंने बताया पहले पीवी रेशियो निकालना होता है। क्या पीवी रेशियो निकाल सकते हो, यस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपने फॉर्मूला देखा होगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो जब 3 में से 2 चीज़ें तो क्वेश्चन में गिवन है, तो आप पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो जाएगा इधर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा इधर, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, प्रॉफिट है आपका 80,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4 लाख, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे आप,
तो आपका पीवी रेशियो आ गया 20%। क्या आ गया पीवी रेशियो 20%। क्योंकि पीवी रेशियो आपका 20% आ चुका है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपन पीवी रेशियो करो, अमाउंट आ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन के अंदर? फिक्स्ड कॉस्ट है आपके लिए 5 लाख को 20% से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 5 लाख को 20% से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कितना जाएगा 25 लाख। तो बीईपी कितनी होगी आपके इस क्वेश्चन के अंदर? 25 लाख विल बी द बीईपी फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूले भी आपके लिए लिख रखे हैं ताकि आपको इजीनेस हो करने के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो एक छोटे से पीरियड के लिए एक रिलीवेंट रेंज तक क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कमरा है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम 20 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, इस कमरे का रेंट 10,000। तो 20 स्टूडेंट बैठेंगे, चाहे एक स्टूडेंट बैठे तो भी 10,000 लगेगा, चाहे 2 लोग बैठे तो भी 10,000 लगेगा, और चाहे पूरे 20 स्टूडेंट बैठ जाए तो भी 10,000 लगेगा। लेकिन अगर 21वां स्टूडेंट आ गया तो नया कमरा लेना पड़ेगा, उसके 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो शॉर्ट पीरियड तक ही होता है, रिलीवेंट रेंज तक ही वो फिक्स होते हैं। अब यहाँ पर जो इनकम टैक्स के क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने पूछे गए हैं ना, सारे के सारे जो इनकम टैक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अमेंडमेंट से है, तो यहाँ पर आपके अमेंडमेंट्स भी क्लियर होंगे। सेक्शन 115 बीएसी अभी एक नया सेक्शन आया है जिसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ को ऑप्शन है कि वो इस टैक्स रिजिम के तहत जा सकते हैं अगर वो जाना चाहे तो। ये ऑप्शन किसके लिए होता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होता है। अगर आप बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक्सीड करते हो तो टीडीएस की रेट क्या होगी? यदि आपने पिछले 3 सालों में आईटीआर फाइल नहीं की है, अगर आपने पिछले 3 सालों में आईटीआर फाइल नहीं की है और अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट विड्रॉ करते हो बैंक से तो आपके ऊपर टीडीएस की रेट होगी 5%। ठीक है क्या जी? बिल्कुल सर जी, ठीक है। यहाँ पर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है कि अगर आप 20 लाख से ज़्यादा करते हो तो आपके ऊपर 2% की टीडीएस रेट होगी। 20 लाख से ज़्यादा यानी कि लेकिन 1 करोड़ तक करते हो, 1 करोड़ से भी ज़्यादा अगर आप विड्रॉ करते हो और आपने पिछले 3 सालों में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो 5% होगी, और अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है तो चाहे फिर आप कितना भी करो 2% की रेट से ही आपके ऊपर टीडीएस कटेगा। कब? जब आपकी जो होगी वो 1 करोड़ से ज़्यादा की होगी, मतलब जो विड्रॉल अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की होगी। ठीक है। रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। अब देखो इस 194J के तहत जो रॉयल्टी है किसके ऊपर? सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स के ऊपर, उसकी रेट चेंज हुई है, उसकी रेट हुई है 2%। तो आंसर क्या जाएगा? 2%। इफ़ एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल शेयर होल्डर इज इन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड एक्सक्लूडिंग 5,000 इन फिजिकल ईयर एंटायर डिविडेंड। देखिएगा अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल शेयर होल्डर है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड पाता है फिजिकल ईयर के अंदर, तो वैसे तो टीडीएस की रेट 10% है, लेकिन 10% तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्या गिवन है? 7.5% गिवन है। कितनी गिवन है? 7.5%। और अभी एक रूल आया है कोरोना के अंदर, जो भी टीडीएस की रेट होगी उसका 75% आप वसूल कर सकते हो, 25% की छूट देनी पड़ेगी क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 10 का 75% 7.5 कर दिया है यहाँ पर। आई होप समझ में आया होगा। अब ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछी है। जब भी आपकी लैंड और बिल्डिंग 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी जाती है तो हम क्या करेंगे? उसकी कॉस्ट देखेंगे, साथ में फिर उसकी एफएमवी और एसडीवी दोनों में से जो भी कम रहती है वो देखेंगे, और फिर जो उसकी कॉस्ट होती है और जो एफएमवी होती है दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है उसको हम ले लेते हैं। तो 10 लाख और 12 लाख में ज़्यादा क्या है? 12 लाख। तो आंसर क्या जाएगा? 12 लाख। नेक्स्ट कहता है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा ना। फेयर मार्केट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर क्या रूल आ गया है, पहले ये रूल नहीं था ना, ये क्वेश्चन अच्छा है। पहले क्या रूल था? हम केवल और केवल उसकी कॉस्ट और एफएमवी ही देखते थे। पहले हम क्या करते थे? केवल और केवल कॉस्ट और एफएमवी ही देखते थे, दोनों में से जो भी ज़्यादा था उसको ले लेते थे। लेकिन अब हम एफएमवी और एसडीवी को देखेंगे, दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम लेंगे। रूल क्या लिख रखा है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कैपिटल गेन इन द केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग, जो कि आपने 1/4/2001 से पहले खरीदे हैं। तो उस केस के अंदर कैपिटल एसेट जब भी ट्रांसफ़र की जाती है तो एफएमवी क्या लेंगे? जो एफएमवी होगी वो लेंगे, लेकिन ये एफएमवी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अगर है तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एफएमवी लेंगे। एफएमवी
SDV वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो दोनों में से जो भी कम है ये ऑप्शन आता है यहाँ पर। और फिर जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उससे कंपेरिजन करेंगे और जो भी ज़्यादा होगा उसको हम एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इज़ 5,40,000, डेटर्स है एंड के अंदर, ओपन के अंदर नहीं बता रखे हैं, तो ओपनिंग के अंदर नहीं बता रखे हैं, तो हम यही कंसिडर कर लेंगे कि यही हमारे क्या है, एवरेज डेटर हैं, यही हमारे एवरेज डेटर हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 365, एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 मल्टीप्लाई एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। तो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि एवरेज अकाउंट रिसीवेबल हो तो एवरेज डेटर, क्योंकि डेटर आपको ओपनिंग गिवन नहीं है तो हम सिर्फ क्लोजिंग के ही ले लेंगे, डिवाइडेड बाय सेल्स कितने की आपकी हुई है और क्रेडिट सेल्स है ना, तो 365 मल्टीप्लाई बाई एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल 90,000 मान लेंगे, डिवाइडेड बाई 5,40,000 हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 60.86 के अराउंड, यानी कि 61 डेज के अराउंड, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये 30 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, इनका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा। और जो स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं लेवल इतना तो आएगा ही नहीं, तो अगेन मैं कहता हूँ कि कभी भी लेवल आपसे पूछ कर नहीं आता है। काफ़ी बार ऐसे एग्ज़ाम दिए थे मैंने भी, जहाँ पर मैंने भी सोचा कि इतना लेवल नहीं आएगा, वहाँ पर रह गया था। और उसके बाद में जिस एग्ज़ाम के अंदर मैं सफल हुआ था, उस एग्ज़ाम के अंदर मैंने कह दिया कि चाहे कितना भी लेवल आ जाए मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करके ही रहूँगा। और उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूरे एक एक पेज के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। कैपिटल बजटिंग जो थी ना, उसकी रेट्स तक नहीं गिवन थी, 5-5 सालों की जो रेट थी वो खुद को याद करनी थी, और फिर उनका मल्टीप्लाई भी, यानी कि 0.909, 0.826, 0.727 इनसे मल्टीप्लाई भी करना खुद को ही था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखे हैं, तो आप कह नहीं सकते हो कि नहीं ऐसा तो नहीं आएगा। ऐसे वही स्टूडेंट कहते हैं जो कि अपने आप को एक सीमित दायरे के अंदर समेट लेते हैं कि इतना ही पढ़ूंगा मैं, तो इससे जैसे ही कुछ बाहर मेरे को कोई बताएगा नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, ये एक्सक्यूज देकर मैं उस चीज़ को नहीं सीखूंगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे जो कोर्सेज हैं उनको परचेज करने के लिए कॉमर्स में जान आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। PDF इसकी लेने के लिए और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम कॉमर्स में जान को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा सके। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सेफ रहिएगा।